हाँ, रिकॉर्डिंग तो हो रहा है। चलिए, जय जिनेन्द्र सभी को। परमागम ऑनर्स सेमेस्टर 10 की क्लास स्टार्ट हो रही है। पेपर 1 परीक्षा मुक्त पर आधारित है और उसी की चर्चा हम कर रहे थे। और शायद ये लाइव तो नहीं जा पाएगा, क्योंकि शायद नहीं जा ही नहीं पाएगा, क्योंकि मुझे ऑप्शन नहीं दिख रहा है यूट्यूब का। और रिकॉर्ड हो रहा है। ये तो रिकॉर्ड कहाँ होता है, कैसे होता है, उसको मैं रिकॉर्डिंग को देख लूंगी बाद में और फिर शेयर कर देंगे। अभी हमको परीक्षा मुख के अंदर चौथे परिच्छेद पे चर्चा करनी है। तो उससे पहले मंगलाचरण ले लीजिए आप। मैं आज शायद दिखा तो नहीं पाऊंगी, शेयर कर सकती हूँ, हाँ शेयर तो कर सकती हूँ। तो मैं शेयर करूंगी, लेकिन आप उसको मंगलाचरण स्टार्ट कर दीजिए जब तक कि मैं करती हूँ। ओके मैम। ओह, आई कैन नॉट मिनिमाइज जूम वर्क प्लेस ऑल्सो व्हेन यू आर रिकॉर्डिंग, तो मैं शो कर ही नहीं पाऊंगी शायद। आप लोग करिए, मंगलाचरण करिए। ओके। प्रमाणादर्थ संसिद्धस्तथा भासात् विपर्यः इति लवक्षे तयोर्लक्ष्म सिद्धम् अल्पं लघ्यस। जय जिनेन्द्र। हाँ, अभी शायद दिख रहा होगा आपको। यस मैम। दिख पा रहा है ना? चलिए, इतना हो रहा है तो मेरे लिए बड़ी बात है ये। अच्छा, पहले परिच्छेद के अंदर थोड़ा बहुत कुछ याद है क्या किया था? आप लोगों ने लास्ट क्लास में रीडिंग की थी, फोर्थ फिफ्थ सिक्स की तो। पर पहले परिच्छेद में क्या पढ़ा था? मैम स्वपूर्वार्थ व्यवसायत्मकम ज्ञानम प्रमाण की प्रमाणम। प्रमाण की चर्चा प्रमाण। की थी, परिभाषा पढ़ी थी। और फिर जो उस परिभाषा में शब्द आए थे उनको हमने अलग अलग करके समझा था। फिर दूसरे परिच्छेद में क्या पढ़ा था कि प्रमाण के प्रकार, कितने प्रकार है ना। और फिर उसके बाद प्रत्यक्ष प्रमाण की चर्चा पड़ी थी। प्रत्यक्ष की परिभाषा समझी थी, विशद की डेफिनेशन समझी थी। और फिर तीसरे परिच्छेद में आता है हमारे पास में परोक्ष प्रमाण की चर्चा, जो कि बहुत डेप्थ में है, भेद प्रभेदों की चर्चा है, वो हम बाद में पढ़ेंगे। अब हमको पढ़ना है चौथा परिच्छेद। इसमें है प्रमाण के विषय की चर्चा, कि प्रमाण का विषय कैसे हो सकता है, कौन हो सकता है। तो उसकी चर्चा अब हम इसके अंदर करने वाले हैं। तो आप देखिए, सामने आपके पास में बुक दिख रही होगी कि इसके अंदर जो चर्चा है, टोटल विषय वस्तु है, सूत्र तो 9 है। और 9 सूत्रों में जो विषय वस्तु है उसको चार्ट के फॉर्म में बताया गया है। हम उसको बाद में देखेंगे, जब हम पूरा पढ़ लेंगे उसके बाद हमको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो हम पहले सूत्र की तरफ बढ़ते हैं इसमें। तो इसमें प्रमाण का विषय किसे बनाता है, प्रमाण विषय किसको बनाता है, कैसे बनाता है, उसकी चर्चा चल रही। तो किसे बनाता है, तो सामान्य और विशेष, उनकी चर्चा इसके अंदर की जाएगी। तो सूत्र है पहला, सामान्य विशेषात्मा तदर्थो विषय। सामान्य विशेषात्मा तदर्थो विषय। यहाँ पे हमको सामान्य, विशेष, आत्मा, तत्व, अर्थ और विषय, ये शब्द समझ में आ रहे हैं। आत्मा शब्द सुनते ही हमें एकदम से अपनी आत्मा की फीलिंग आने लग गई है अब आजकल, तो है ना। आत्मा तो मेरी आत्मा की बात है क्या? नहीं, यहाँ वो आत्मा की बात नहीं है। हम और भी कई बार आत्मा शब्दों का प्रयोग करते हैं, धर्मात्मा, पुण्यात्मा। वहां पर भी आत्मा होता है ना, लेकिन वहां पे अर्थ अलग तरह से चल रहा होता है। तो ऐसे यहाँ पर भी अलग अर्थ में आत्मा शब्द का प्रयोग किया गया है। तो सामान्यात्मक, विशेषात्मक, ऐसा हम कह सकते हैं, उसका स्वरूप है वो, उस अर्थ के अंदर यहाँ पे आत्मा शब्द का प्रयोग किया गया है। तो प्रमाण किसको विषय बनाता है? सामान्य को भी, विशेष को भी। हम ये कह सकते हैं कि कोई भी पदार्थ है, पदार्थ कोई जानता है ना, क्या प्रमाण तो पदार्थ का ज्ञान करता है। तो पदार्थ कैसा है कि उसके अंदर दो बातें होती हैं। हम किसी भी पदार्थ को या तो उसके सामान्य फॉर्म में जानते हैं या फिर विशेष फॉर्म में जानते हैं। अगर हम अभी अपने कोर्स के बारे में लें, हमने एक बार प्रारंभ में किसी से सुना, तो सामान्य रूप से इस कोर्स के बारे में जाना। फिर उसके बारे में और डेप्थ में जाना कि इसमें कैसे कैसे पेपर्स होते हैं, क्या असाइनमेंट्स होते हैं, क्या कोर्स है, करिकुलम क्या, फीस क्या, बुक्स का सिस्टम क्या, क्विज का पैटर्न क्या, ये सारी डिटेल। फिर विशेष जाना, तो है तो वही परमागम ऑनर्स कोर्स। तो हर एक वस्तु में कहीं पर भी आप देख लीजिए, हम दोनों तरह से किसी चीज को जानते हैं, तभी हम उसका, उस वस्तु का पूरा ज्ञान कर पाते हैं। ऐसा कभी हुआ अर्चना जी कि आप है ना, किसी को गिफ्ट देने के लिए, लेने के लिए, किसी के गिफ्ट देना था और लेने के लिए गए, और बस सिर्फ छोटे से नॉलेज से आपने उस चीज को ले लिया? ऐसा नो नहीं मैम। करते।
हम नहीं। घर भी खरीदेंगे, बच्चे को स्कूल में डालेंगे, कुछ भी करेंगे, हम एक पहले एक सामान्य जानकारी लेते हैं और फिर उसके बाद विशेष जानकारी लेते हैं, तब हमको उस वस्तु का पूरा ज्ञान होता है। तो प्रमाण भी सामान्य और विशेष दोनों को ही विषय बनाता है। ठीक है, सामान्य और विशेष स्वरूप वाली वस्तु ही उस प्रमाण का विषय होती है। तदर्थ मतलब उस पदार्थ का विषय होती है। तो सामान्य विशेषात्मक जो वस्तु है वो वस्तु ही क्या है, प्रमाण का विषय है। अब जैन धर्म अनेकात्मक है। कई दर्शन तो ऐसे हैं जो खाली सामान्य को ही प्रमाण मानते हैं और वो कहते हैं कि मात्र वही प्रमाण का, सामान्य ही प्रमाण का विषय है। और कुछ लोग ऐसे भी दर्शन वाले हैं जो ये कहते हैं कि विशेष ही है प्रमाण का विषय। तो जैन धर्म में सामान्य और विशेषात्मक वस्तु को ही प्रमाण का विषय कहा गया है। जो दूसरे मत के वाले लोग हैं वो एकांत रूप से या तो सामान्य को मान रहे हैं या एकांत रूप से विशेष को मान रहे हैं। पर चूंकि अनेकांतात्मक है जैन दर्शन, इसलिए वो उभयात्मक की बात कर रहा है, सामान्य विशेषात्मक वस्तु की बात कर रहा है। तो सामान्य मानने वाले कौन से दर्शन है? अद्वैतवादी। अद्वैतवादी किसको कहते हैं? वेदांती जो लोग होते हैं ब्रह्म को मानने वाले, वो अद्वैतवादी, वो सामान्य की चर्चा करते हैं। सांख्य के दर्शन वाले हैं, नैयायिक दर्शन वाले हैं, वैशेषिक दर्शन वाले हैं, तो ये लोग भी सामान्य को ही प्रमाण मानते हैं। और विशेष को कौन मानता है? बौद्ध। बौद्ध लोग कहते हैं बस विशेष का ज्ञान कर लो तो वही उनका प्रमाण का विषय बनता है। अब आगे के जो सूत्र है, दूसरे नंबर का सूत्र, उसमें इनकी चर्चा की जाएगी कि सामान्य किसे कहते हैं, फिर विशेष किसे कहते हैं, फिर सामान्य के भेद कितने हैं, फिर उनकी चर्चा आएगी, फिर विशेष किसे कहते हैं उसके भेदों की चर्चा आएगी और भेदों के बारे में बताया जाएगा और ये पूरा परिच्छेद कंप्लीट हो जाएगा। बस यही विषय वस्तु इसकी है। देखिए आप, इसमें यही सारी चर्चा इसमें है। आप लोग चूंकि पढ़ चुके हैं तो हम इसको नहीं ले रहे। अच्छा, यहाँ पर इस एरिया में क्या आपको कोई डाउट आया था पढ़ते समय पहले सूत्र में? नो मैम। इसमें कुछ भी नहीं है, सिर्फ इतनी सी बात है सिंपल। कि वस्तु सामान्य और विशेष दोनों तरह से है, दोनों तरह से है, वही प्रमाण का विषय है। क्योंकि वस्तु ही ऐसी है। प्रमाण का विषय क्यों है ऐसा? क्योंकि वस्तु में ये स्वाभाविक रूप से उसमें एक गुण है कि उसको हम सामान्य रूप से भी जान सकते हैं, उसको विशेष रूप से भी जान सकते हैं। ठीक है, अब दूसरे सूत्र के अंदर बता रहे हैं मैम कि, एक मिनट। हाँ मैम बोलिए। वो उभय उभय रूप मतलब उभय उभय मतलब दोनों, तो सामान्य भी दोनों। है विशेष भी है। ओके ओके मैम। ठीक है, अब वस्तु सामान्य विशेषात्मक कैसे है, अब उसके स्वरूप को सिद्ध करने के लिए यहाँ पे तर्क दे रहे हैं, है ना। अब किसी भी वस्तु की सिद्धि मतलब किसी भी चीज को हमको एस्टेब्लिश करना हो, उसको सिद्ध करना हो, प्रमाणित करना हो, तो हम क्या करते हैं? अपने पक्ष की सिद्धि करते हैं, अपना पक्ष रखते हैं, अपना फेवर, अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं। तो उससे क्या होता है, जिस चीज को हमको सिद्ध करना होता है, जो हमारा साध्य होता है, उसकी सिद्धि होती है। हम क्या देते हैं? लॉजिक्स देते हैं, रीजंस देते हैं ना, ऐसा ही करते हैं ना। तो इसलिए उसमें हमको कोई लॉजिक देना जरूरी होता है। तो यहाँ पे एक लॉजिक दिया जा रहा है कि वस्तु सामान्य विशेषात्मक कैसे है, तो उसके लिए यहां पर तर्क दिया जा रहा है। तो क्या तर्क दे रहे हैं देखते हैं हम। सूत्र नंबर 2, अनुवृत्त व्यावृत्त प्रत्यय गोचरत्वात् पूर्वोत्तराकार परिहारावाप्ति स्थिति लक्षण परिणामेनार्थ क्रियोपपत्तेश्च। लंबा सूत्र है, ब्रेक करेंगे तो इजी हो जाएगा। दो तर्क है इसके अंदर, अनुवृत्त व्यावृत्त, है ना, ये तो राइमिंग से वर्ड्स हो गए। फिर प्रत्यय गोचरत्वात्, पूर्वोत्तर आकार, पूर्व और उत्तर का आकार, परिहार अवाप्ति स्थिति, लक्षण परिणामेन अर्थ क्रिया उपपत्तेश्च। यहाँ पे क्रिया और उपपत्ते है, ये शब्द था उसके संधि हो गई है तो क्रियोपपत्ते बन गया वो, और विसर्ग था तो विसर्ग को श में कन्वर्ट हो गया तो क्रियोपपत्तेश्च हो गया है। अनुवृत्त का मतलब क्या है, अनुवृत्त किसको कहते हैं, व्यावृत्त किसको कहते हैं, उस सब की चर्चा यहाँ पे चल रही है। इससे पहले आपको प्रमाण का लक्षण याद है? प्रमाण का लक्षण प्रॉपर
किसको कहते हैं प्रमाण? स्व पूर्वार्थ हाँ, स्वपूर्वार्थ व्यवसायत्मक को प्रमाण व्यवसायत्मकम ज्ञानम प्रमाणम। ज्ञानम निष्प्रयाण प्रमाण। हाँ, अब यहाँ पे जो अनुवृत्त है ना, एक बिल्कुल लेमैन की लैंग्वेज में समझना हो तो सामान्य, अनुवृत्त मतलब सामान्य, जनरल फॉर्म में, और व्यावृत्त का मतलब है उसके विशेष फॉर्म में, या ये कह लो कि हम उसके अंदर जो डिफरेंसेस हैं उनको जानेंगे व्यावृत्त से। ठीक है ना, सामान्य से किसी भी चीज को जानना। जैसे हम कहीं सड़क पर जा रहे थे, बहुत सारी गायें जा रही थी, तो ये भी गाय है, वो भी गाय है, ये वाली भी गाय है, पीछे जा रही है वो भी गाय है, आगे जा रही है वो भी गाय है, साइड में जा रही है वो भी गाय, सब गाय 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 है। तो ये सब क्या हो गए? अनुवृत्त। मैं भी जीव हूं, ये भी जीव है, वो भी जीव है, पशु भी जीव है, पौधा भी जीव है, सब जीव है। तो सामान्य से जानना, ये तो हो गई अनुवृत्त, सिमिलैरिटी। और व्यावृत्ति क्या होगी? व्यावृत्त अलग करना। व्यावृत्त का मतलब होता है अलग करना, डिसिमिलैरिटी। तो जैसे मैं लड़की हूं, ये लड़का है ना, मैं महिला हूं, ये पुरुष है, मैं बैठी हूं, मैं वो खड़ा है, ये छोटा है, ये बड़ा है ना, मैं पहले छोटी थी अब बड़ी हो गई, स्वयं से भी व्यावृत्ति हो गई, दूसरे से भी हो गई। तो इस तरह से डिफरेंसेस क्रिएट करना, विशेष और विशेष कह सकते हो आप, है ना, उस तरह से यहाँ पे बात चलने वाली है। अब देखो, आ, हमने देखा कि प्रमाण में ज्ञान ही प्रमाण है, जिसमें स्व भी आ रहा है और पर भी आ रहा है, दोनों ही आ रहा है ना, ठीक है। तो अब चाहे वो स्व हो या पर हो, दोनों ही क्या है? पदार्थ है। और वस्तु कैसी होती है? सामान्य और विशेषात्मक। तो वस्तु का नेचर ही ऐसा है कि वो सामान्य भी है और विशेष भी है। अब वस्तु को विषय करने वाला जो प्रमाण है, वो प्रमाण भी कैसा हो गया? सामान्य विशेषात्मक हो गया। तो वस्तु भी सामान्य विशेषात्मक होती है और प्रमाण भी सामान्य विशेषात्मक होता है। क्यों होता है सामान्य विशेषात्मक? तो पहला सूत्र ये दिया, पहला सॉरी हेतु दिया, रीजन दिया, अनुवृत्त व्यावृत्त प्रत्यय गोचरत्वात्, कि अनुवृत्त प्रत्यय और व्यावृत्त प्रत्यय का विषय है। वस्तु किसका है? अनुवृत्त और व्यावृत्त प्रत्यय का विषय होने से। और दूसरा रीजन उसका आगे दिया है, पूर्वोत्तराकार परिहार अवाप्ति स्थिति लक्षण परिणामीन अर्थ क्रियोपपत्तेश्च। ठीक है, तो इसमें क्या है? पूर्व उत्तर आकार, पूर्वोत्तर आकार, परिहार, अवाप्ति, अवाप्ति मतलब प्राप्ति, स्थिति रहना। तो ये आपको इन सबसे कुछ याद आता है? किसी चीज के अंदर कोई पूर्व का आकार, और फिर किसी चीज को हटाना, फिर मतलब मिस, प्राप्त। ये हाँ, उत्पाद व्यय हाँ द्रव्य। जी, हाँ, उत्पाद व्यय और द्रव्य, उसी को यहाँ हम्म, पे बता रहे हैं कि वस्तु उत्पाद व द्रव्यात्मक होती है। स्थिति मतलब द्रव्य, ध्रुवता है उसमें, और उत्पाद और व्यय उसके हो गए पूर्वोत्तर आकार परिहार अवाप्ति। ठीक है, पूर्व पर्याय का व्यय हो गया, परिहार हो गया, और दूसरी पर्याय की प्राप्ति हो गई। तो क्या हो गया? उत्पाद और व्यय। ठीक है, तो इसके अंदर क्या बताया है कि पूर्व आकार का परिहार और उत्तर आकार की प्राप्ति और स्थिति, ये जो लक्षण है परिणाम के साथ, तो इसमें अर्थ क्रिया पाई जाती है। उपपत्ति मतलब पाया जाना, उपपत्ति पाया जाना। अर्थ क्रिया मतलब क्या? प्रयोजन भूत क्रिया। अर्थ क्रिया उपपत्ति है ना, अर्थ क्रिया, अर्थ क्रिया मतलब प्रयोजन भूत क्रिया। वस्तु में वस्तुत्व नाम का गुण होता है, पढ़ा था अपन ने बेसिक क्लासेस जब थी, कि सामान्य गुण होते यस हैं, छह मैम। सामान्य गुण, तो वस्तुत्व नाम का गुण होता है, और उसी गुण के कारण वो वस्तु कहलाती है। वस्तुत्व गुण नहीं हो तो वस्तु कहलाएगी ही नहीं। यस मैम। जैसे द्रव्यत्व गुण के कारण द्रव्य कहलाता है, अस्तित्व गुण के कारण सत कहलाता है, तो ऐसे ही वस्तुत्व गुण के कारण वह वस्तु कहलाती है। तो वस्तुत्व गुण क्या होता है? जिस शक्ति के कारण से द्रव्य में प्रयोजन भूत क्रिया होती रहती है, अर्थ क्रिया होती रहती है। अब ये अर्थ क्रिया कब हो पाएगी? तभी होगी जब वस्तु में उत्पाद होगा, व्यय होगा, द्रव्य होगा, तभी होगा ना ये। भाई प्रयोजन भूत क्रिया कब हो पाएगी? जब उत्पाद व्यय द्रव्यता होगी।
तो वस्तु जो सामान्य विशेषात्मक होती है उसके दो हेतु में से पहला हेतु क्या है, वस्तु अनुवृत्त और व्यावृत्त प्रत्यय का विषय है, और दूसरा हेतु क्या हो गया, पूर्व आकार का व्यय और उत्तर आकार की प्राप्ति। पूर्व उत्तर इकट्ठा शब्द लिखे है ना, तो पूर्व आकार की प्राप्ति है और उत्तर आकार का, सॉरी, पूर्व पर्याय का, पूर्व आकार का परिहार है और उत्तर आकार की प्राप्ति है। यहाँ पे जो समास किया गया है ना, तो उसमें आप देखिए पूर्वोत्तर आकार, ठीक है ना, यहाँ तो पूर्व उत्तर लिख दिया, लेकिन उसमें क्या हो रहा है, वो इकट्ठा कर दिया, परिहार अवाप्ति और स्थिति को मिला दिया। तो परिहार मतलब पूर्व पर्याय का व्यय, और उत्तर आकार की अवाप्ति प्राप्ति, और स्थिति लक्षण तो मतलब ध्रुव्यता, उसकी प्राप्ति ये होने से, तो ये स्थिति लक्षण रूप अर्थ क्रिया होती रहती है। अब अनुवृत्त प्रत्यय को और समझ लेते हैं। तो जो अलग अलग पदार्थ होते हैं उनमें जब समानता बताने वाला कोई ज्ञान होता है वो क्या कहलाता है, अनुवृत्त प्रत्यय। ये चीज ध्यान रखना, अनुवृत्त में अलग अलग पदार्थ, अलग अलग पदार्थों में कोई समानता बता रहे हैं हम, ये भी गाय वो भी गाय, ये अलग अलग है ना, सामने से आ रही है वो भी गाय है, बगल से आ रही है वो भी गाय है, पीछे से आ रही है वो भी गाय है ना। अब साधर्मी है, आप भी साधर्मी है, ये भी साधर्मी है, मैं भी साधर्मी में होगी, तो ये सब क्या अलग अलग हुए। यहाँ पे पदार्थों में समानता का ज्ञान हो रहा है। और व्यावृत्त प्रत्यय क्या हो गया, तो पदार्थों में, हाँ यहाँ अलग अलग पदार्थ तो मतलब दो द्रव्यों के बीच में, राइट? हाँ, दो दो पदार्थों, हाँ हाँ हाँ, ओके। और व्यावृत्त पदार्थ में क्या है, पदार्थों में भिन्नता को बतलाने वाला जो ज्ञान है वो व्यावृत्त प्रत्यय है। अनुवृत्त प्रत्यय किसको बता रहा था, समानता को, और भिन्नता को कैसे पता लग रहा था, व्यावृत्त प्रत्यय से। भाई ये गोरी गाय है, ये काली गाय है, ये गिर गाय है, हम गायों में डिफरेंस कर लेंगे। तो पहले तो कहा ये सब गाय है, अब उन सब समानता के अंदर हम डिफरेंस क्रिएट कर रहे हैं ना, हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं ना, ये वाली गोरी गाय है, ये काली है, ये चितकबरी है। तो ये सब, जैसे अभी हम जैन के अंदर ही देखते हैं, ये खंडेलवाल है, सब जैन है, तो ये क्या हो गया, अनुवृत्त। और व्यावृत्त प्रत्यय करना हो तो ये खंडेलवाल जैन है, ये जायसवाल जैन है, ये पल्लीवाल है, ये पोरवाल है, आता है ना ये डिफरेंस, ये स्थानकवासी है, ये मंदिर मार्गी है। तो ये क्या किया हमने, ये व्यावृत्त प्रत्यय कर लिया। अब उसके बाद में जो नेक्स्ट हेतु है पूर्व उत्तर आकार परिहार, तो पूर्व पर्याय का व्यय और उत्तर पर्याय की प्राप्ति। उत्पाद व्यय होने पर भी ध्रुवता, ध्रुव्यपना की, उत्पाद भी हो रहा, व्यय भी हो रहा, लेकिन ध्रुवपना बना हुआ है। तो ये ध्रुव्य जो होगा वो क्या कहलाएगा, सामान्य। समझ में आई बात, ये जो ध्रुव्य है, जो स्थिति है, वो क्या कहलाएगी, सामान्य। क्योंकि ये यही चीज है जो कंटिन्यूटी के अंदर पाई जा रही है, समान रूप से है। और उत्पाद विशेष, उत्पाद और व्यय क्या हो जाएंगे, विशेष कहलाएंगे, क्योंकि उनमें चेंज हो रहा है। तो वस्तु स्वभाव से ही उत्पाद व्यय द्रव्यात्मक है, उत्पाद व्यय होने से वो विशेष कहलाती है और द्रव्य होने से सामान्य है। अब ये बात कनेक्शन बैठी, भाई दो हेतु बताए, पहले हेतु Yes, ma'am. व्यावृत में सामान्य विशेष बता दिया, अनुवृत्त व्यावृत में सामान्य क्या है, विशेष क्या है, मैम अनुमति मतलब सामान्य सामान्य हाँ, और व्यावृत्त मतलब विशेष है। विशेष। अब डिफरेंस। यहाँ पे अब भिन्नता, हमारे उत्पाद व्यय द्रव्य में सामान्य क्या है, द्रव्य। द्रव्य, और वो और दोनों उत्पाद व्यय पर्याय। विशेष हो गए, हम्म, ठीक है। अब वस्तु उत्पाद व्यय द्रव्य है तो सिद्ध हो गया ना कि वस्तु सामान्य और विशेषात्मक है। समझ में आई यस बात, मैम, यस मैम। बस अब आगे के तीसरे सूत्र में बताएंगे सामान्य, सामान्य के प्रकार कितने हैं, ठीक है, चले आगे। मतलब अनुव्रत का, राइट? हाँ, अनुव्रत कह लो या फिर आप उत्पाद व्यय कह लो, सॉरी द्रव्य, नहीं, द्रव्य द्रव्य। द्रव्य, हाँ ठीक है। क्योंकि वस्तु का लक्षण उत्पाद्य द्रव्य है, इसलिए वस्तु सामान्य और विशेष है ना। हाँ हाँ, और अनुवृत्त व्यावृत्त प्रत्यय से जानी जाती है, इसलिए भी वस्तु सामान्य विशेषात्मक है। दो हेतु दिए हैं, रीजंस दो हैं कि वस्तु सामान्य विशेषात्मक कैसे है, तो दो रीजंस की बात की है,
ठीक है ना। भाई अब जब कहा प्रमाण का विषय सामान्य विशेषात्मक है तो कैसे, सवाल उठेगा ना। तो उसके लिए उन्होंने रीजन दिया कि ये रीजन है। अब देखो आप सोचो कितनी बड़ी बात यहाँ पे हमको आज पता लगी है सूत्र के माध्यम से। हम वैसे तो सब चीजों को जानते हैं। अरे ये तो एंड हो जाएगी हमारी मीटिंग, तो ये ऐसे क्या हुआ, ये जूम के थ्रू आया ही नहीं है इसका मतलब। अभी क्या करेंगे, 10 मिनट के अंदर एंड हो जाएगी। मैं इस सूत्र को तो खत्म कर लेती हूँ। तो तीसरा फिर रिपीट करेंगे ना मिस? हाँ रिपीट ही करना पड़ेगा, आप लोग को हाँ फिर से रिजॉइन होना पड़ेगा मे बी। कर ठीक लेंगे है। मिस। हाँ अभी हम तीसरे सूत्र की तरफ बढ़ते हैं। इसमें खाली भेद ही बताए गए और कोई खास बात नहीं है, और आगे फिर भेदों की चर्चा है। सामान्य द्वेधा तिर्यक ऊर्ध्वता भेदात। भेदात मतलब भेद से। कौन से भेद से, सामान्य द्वेधा, जो सामान्य विशेषात्मक बात कही थी, तो वो सामान्य द्वेधा दो प्रकार का है। कौन से दो प्रकार है, तिर्यक और ऊर्ध्व, ऊर्ध्वता। उसके नाम से वो तिर्यक और ऊर्ध्वता की भेद से वो दो प्रकार का है। अब ये तिर्यक और ऊर्ध्वता क्या है, प्रश्न उठेगा, तो वो चर्चा आगे के सूत्र के अंदर आ रही है। ठीक है। तो यहाँ पे आगे क्या बताएंगे, तिर्यक सामान्य और ऊर्ध्वता सामान्य। तो अब ऊर्ध्वता सामान्य तो बाद में आएगा, पहले तिर्यक सामान्य आएगा। तो नेक्स्ट सूत्र जो चौथे नंबर का सूत्र है उसमें तिर्यक सामान्य की चर्चा की गई है। तिर्यक सामान्य, तिर्यक मतलब तिरछा, तिरछा पता है ना हमको, तिरछा टेढ़ा कह सकते हैं। चौथा सूत्र देखिए, सदृश परिणाम तिर्यक खंड मुंडादिशु गोत्वत। सदृश परिणाम तिर्यक, सदृश परिणाम होते हैं तिर्यक में। तिर्यक सामान्य का मतलब क्या है, तिर्यक सामान्य में समान परिणाम होते हैं। तो फिर एग्जाम्पल दे दिया, खंड मुंडादिशु गोत्वत, जैसे खंडी और मुंडी ये दो गायों का प्रकार बताया, उसमें जो गोत्ववत है, गोत्वपना, गायपना, गायपना खंडी और मुंडी गायों में जैसे पाया जाता है वैसे ही तिर्यक सामान्य होता है। क्या मतलब है, अनेक वस्तुओं में जो सदृश परिणामों है, परिणाम है, जो समानता है, उसको बताने वाला क्या कहलाता है, तिर्यक सामान्य कहलाता है। भाई यहाँ पे एक तरह से बताना कि क्या कोशिश हो रही है सामान्य विशेषात्मक में, कि संसार में अगर हम देखें हर वस्तु एक तो सामान्य रूप से है और एक सबकी यूनिकनेस भी होती है सबके अंदर। अभी हम सब भी खड़े हो, तो हम सभी अगर अभी परमागम ऑनर्स के सारे स्टूडेंट्स खड़े हो तो सब सामान्य हो गए। लेकिन अब हर एक की यूनिकनेस बतानी हो तो होता है ना, वो फेयरवेल में बताते हैं कि इनकी विशेषता ये है, इनकी विशेषता ये है, तो यूनिकनेस हो जाती है। तो ये हर एक वस्तु के अंदर होती है। अब ये जो खंडी मुंडी शब्द, खंड मुंडादिशु लिखा है, इसमें मतलब क्या है, खंड का मतलब क्या है, खंडी, खंडी मतलब जिसका पैर टूट गया है, ऐसी गाय जिसका पैर टूट गया है ना। अभी हम हैंडीकैप कहते हैं पैर जिसका नहीं हो, तो लूला लंगड़ा ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं ना हम, लंगड़ा। तो ऐसे खंडित हो गया है जिसका पैर, वो कहलाती है खंडी गाय। और मुंडी गाय क्या होगी, मुंड जिसका टूटा हो, मुंड टूटा होगा तो कैसे प्रॉब्लम प्रॉब्लम हो जाएगी। तो जिसका सींग टूटा हो, हॉर्न्स अगर टूटे हुए हैं तो मुंडी गाय हो गई। ठीक है, जिस गाय का सींग टूटा हुआ है वो मुंडी गाय हो गई। अब भले ही किसी गाय का पैर टूट जाए, सींग टूट जाए, तो उसके टूट जाने के बाद भी उसमें गायपना रहता है कि नहीं रहता। रहता है। रहता है मैम। एक मनुष्य के भी अगर हाथ पैर कट जाए तो उसका क्या मनुष्यपना चला जाता है क्या, नहीं जाता है ना। तो ऐसे ही अगर हम देखें, अगर हम इंसानों में भी अपन अगर कंट्री वाइज भी डिवाइड कर देते हैं, इंडियंस है, ये पाकिस्तान नहीं है, ये चाइनीज है, ये रशियन है, तो सब में कॉमन ह्यूमैनिटी रहती है कि नहीं रहती, सब मानव है कि नहीं, होता है ना। विशेष होने पर भी सब में सामान्य होता है। तो जहां समानता को बताते हैं वहां सामान्य हो गया। तो अनेक मनुष्यों में मनुष्यत्व बताया, अनेक जीवों में जीवत्व बताया, है ना, ये सब क्या है, तिर्यक सामान्य है। भाई अनेक जीव हो गए ना, मनुष्य भी है, पशु भी है, कीड़े मकोड़े भी है, सब में जीव है और हम भी जीव है। तो ये सब क्या हो गया, सब में समानता बता रहे, सदृश परिणाम है, तो ये तिर्यक सामान्य हो गया। कितनी अच्छी परिभाषा देखो, सदृश परिणाम तिर्यक, इतना सा याद कर लो। तिर्यक सामान्य किसको कहते हैं, सदृश परिणाम होना, समान परिणाम होना, इतना सा है ना। अभी बहुत सारे कपड़े होते हैं,
कपड़े के कॉटन के भी हैं, नायलॉन के भी हैं, टेरिलीन के भी हैं, पॉलिस्टर भी है, सिल्क भी है, लेकिन सब में कपड़ा कॉमन है कि नहीं है? कपड़ापना कॉमन है ना? तो इसी तरह से अब अगला सूत्र है, पांचवा सूत्र है, जो हमको बताएगा ऊर्ध्वता सामान्य को लेकर के। ऊर्ध्वता सामान्य में पांचवें सूत्र में क्या कहा है? परापर विवर्त व्यापी द्रव्यम ऊर्ध्वता मृदिव स्थासादिषु। परापर विवर्त व्यापी द्रव्यम ऊर्ध्वता मृदिव, मृदिव मतलब है मृदा, और इव, मृदा कहते हैं मिट्टी को, मृदा मिट्टी को कहते हैं, मृदिव इसमें संधि हो गई है, स्थास आदिषु, स्थास आदि में। अब स्थास आदि क्या है? जो घड़ा बनाने के अंदर बहुत सारी जो स्टेजेस होती हैं उनको उनका नाम है स्थास आदि, स्थास एटसेट्रा। ठीक है, अब इसमें क्या कह रहे हैं? पर अपर विवर्त। पर मतलब पहले और अपर मतलब बाद में। पर मतलब पहले और अपर मतलब बाद में, और विवर्त मतलब पर्याय। विवर्त मतलब पर्याय, और व्यापी क्या है? रहने वाला। तो पहले की पर्याय में पर और अपर, बाद की पर विवर्त और अपर विवर्त, पहले की पर्याय में और बाद की पर्याय में जो रहने वाले द्रव्य है उसको क्या कहते हैं? ऊर्ध्वता सामान्य कहते हैं। ये भी डेफिनेशन वैसे ही है, परापर विवर्त व्यापी द्रव्यम ऊर्ध्वता। परापर विवर्त व्यापी द्रव्यम ऊर्ध्वता। ऊर्ध्वता सामान्य किसको कहते हैं? पहले की पर्याय में और बाद की सभी पर्यायों में रहने वाले द्रव्य को ऊर्ध्वता सामान्य कहते हैं। अब ये पहले और बाद की पर्याय से क्या मतलब है? उदाहरण दिया आचार्य ने, मृदिव मृदा की तरह, मिट्टी की तरह। मिट्टी किसके अंदर, किसकी तरह? स्थास आदि में। स्थास, कोस, कुसूल आदि ये नाम मिलते हैं कि जो पहले मिट्टी इकट्ठी करी, फिर उसको गीला किया, उसका पिंड बनाया, फिर पिंड बना करके फिर उसका कुछ और कट कर निकाल करके उसका कुछ बनाया, उस वो सब है नाम है। हम भी तो करते हैं ना, पहले आटा निकालते हैं, आटे को फिर जब उसमें थोड़ा पानी डालते हैं, फिर उसके बाद पानी डालने पर थोड़ा सा उसका इकट्ठा करते हैं, तो उसको वो लेवल अलग हो गया, फिर पूरा गूंद लिया, उसका लेवल अलग है, फिर उसमें से एक हमने लोया निकाला, वो एक लेवल अलग है। तो उसी तरह से यहाँ पे मिट्टी से जो घड़ा बनाने का प्रोसेस है उसकी चर्चा यहाँ पे कर रहे हैं। अब स्थास, कोस, कुसूल आदि ये नाम है अलग अलग अवस्थाओं के, तो उन सब में मिट्टी पना पाया जाता है कि नहीं पाया जाता? तो जो मिट्टी पना पाया जाता है वो क्या हो गया? कौन सा सामान्य हो गया? ये ऊर्ध्वता सामान्य हो गया। पूर्व की पर्याय में भी मिट्टी थी, वर्तमान की पर्याय में भी मिट्टी है, और भविष्य की पर्याय में जब घड़ा बन जाएगा तब भी मिट्टी ही रहेगी। और घड़ा टूट जाएगा तब भी मिट्टी ही है, और घड़ा मान लो पानी में बह गया और गल गया तो भी मिट्टी ही रहेगा। तो इन सब भिन्न भिन्न पर्यायों में एक सामान्यपना है। तो अलग अलग पर्यायों में रहने वाला जो द्रव्य है उसे कहते हैं ऊर्ध्वता सामान्य। हम मनुष्य पर्याय में तो भी जीव है, नारक आदि पर्याय में चले जाएंगे तो भी जीव है, और अभी हम भविष्य में मान लो देवगति में चले गए तो भी जीव ही रहेंगे। बात समझ में आ रही है? जी मैम। भिन्न भिन्न पर्यायों में जो एक पना पाया जा रहा है उसको क्या कह रहे हैं? ऊर्ध्वता सामान्य। तिर्यक सामान्य तो क्या था? अलग अलग था, अलग अलग द्रव्यों में पाया जा रहा था, अलग अलग गायों में जो गाय पना था। और ऊर्ध्वता सामान्य जो एक ही द्रव्य की अन्य अन्य पर्याय हैं उनमें पा रहा है, उनमें समानता को बता रहा है, वो ऊर्ध्वता सामान्य। समझ आया सामान्य का स्वरूप? सामान्य किसे कहते हैं, कितने प्रकार हैं? बात समझ में आई? तिर्यक सामान्य, ऊर्ध्वता सामान्य। अब अगले सूत्र में, छठे और सातवें सूत्र में विशेष की चर्चा करेंगे और विशेष के भेदों की। हाँ जी बोलिए 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 नंदिता जी, हमारे पास टाइम शॉर्ट है। चलिए मैं आगे बढ़ रही हूँ फिर। आप इसको, आपने इसकी रीडिंग कर ली थी ना, इसलिए मैं इसकी बात चर्चा नहीं कर रही हूँ अभी, बस सिर्फ सूत्र समझा रही हूँ। अब अगला सूत्र है छठा, विशेषश्च और विशेष। अब विशेष के बारे में भेद बता रहे हैं। पर्याय दो भेद कौन से? पर्याय व्यतिरेक भेदात। अब विशेष के दो भेद हैं। विशेषश्च क्यों कहा? क्योंकि पहले उन्होंने जो हमारा चौथा सूत्र था उसमें चौथा नहीं,
यहाँ पे कहा था ना, इस सूत्र में, तीसरे सूत्र में कहा था सामान्य द्विधा, सामान्य दो प्रकार का है, तो अब उन्होंने विशेष के लिए कह दिया और विशेष भी दो प्रकार का है। तो च कहने से मतलब उनका वहां से दो लेने का है, तो विशेष भी दो प्रकार का, और दो प्रकार कौन से हो गए, सातवें सूत्र में कह दिया, पर्याय